घमंडी देवरानी। पूरा घर फूलों और लड़ियों से सजा धजा हुआ था। शहनाइयों की गूंज दूर तक सुनाई पड़ रही थी। तभी पार्वती कहती है, राज भैया, आप इस दुल्हे के जोड़े और सेहरे में बहुत जच रहे हैं। ईश्वर आपको हर बुरी बला से बचाए। भाभी माँ, जब तक आप और भैया का साया मेरे सर पर है, मुझे भला किसी की नजर क्या ही लगेगी। दोनों देवर भाभी बातें ही कर रहे थे कि तभी कमरे में राज का बड़ा भाई सुनील आकर कहता है, अगर देवर भाभी का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो चले, बारात निकलने का वक्त आ चला है। दूल्हा बारात के संग दुल्हन के घर पहुंचता है, जहां दुल्हन की माँ शुभ्रा कहती है, आप सभी का स्वागत है। विवाह का मुहूर्त होने वाला है, मैं दुल्हन को लेकर आती हूँ। दुल्हन की माँ शुभ्रा कमरे में आकर अपनी बेटी को भड़काते हुए कहती है, मौली, अपनी माँ की बात ध्यान से सुन। तेरे होने वाले पति के लिए उसके भाई और भाभी सीता और राम हैं। ये तुझे तय करना है कि तुझे उसको लक्ष्मण से विभीषण में कैसे बदलना है। हाँ, फिक्र मत करो माँ, एक बार बस उस घर में मेरे कदम पड़ने दो, फिर मैं ऐसी फूट डालूंगी कि सब कुछ बदल जाएगा। मौली के मन में पहले ही काफी कड़वाहट भर चुकी थी। विधि विधान के साथ शादी संपन्न होने के साथ सभी बाराती दुल्हन के साथ रवाना हो जाते हैं और गृह प्रवेश के वक्त पार्वती कहती है, हमारे इस छोटे से परिवार में तुम्हारा स्वागत है देवरानी जी। अगर आपकी भारी भरकम परंपराएं खत्म हो गई हो तो मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हटिए मेरे आगे से। देवरानी का ऐसा रूखा बर्ताव देखकर सभी पड़ोसने बातें बनाने लगती हैं। तभी जमुना बोलती है, हाय रे पार्वती, कैसी घमंडी देवरानी बिहलाया है तेरा देवर। नई बहू का ऐसा बर्ताव, राम 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 राम। ऐसी कोई बात नहीं है, वो शादी ब्याह में दुल्हन थक जाती है ना, तो मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है। मेरी देवरानी घमंडी नहीं है। इस तरह पार्वती बात को संभाल लेती है, पर समय के गुजरने के साथ देवरानी का घमंडी स्वभाव अब उसे साफ नजर आने लगता है। एक दिन मौली अपनी जेठानी को खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, आपने आखिर मेरे पति पर क्या जादू कर रखा है जो वो हमेशा आपका ही गुणगान करते रहते हैं। खुद का बच्चा तो हुआ नहीं और हर रोज आपकी बांझ शक्ल देखकर मेरी भी गोद हरी नहीं हो पा रही। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी पत्नी से ऐसे कड़वे लहजे में बात करने की। पार्वती आज तक इसलिए मां नहीं बनी ताकि तुम्हारे पति के परवरिश में कोई कमी कसर न रह जाए। वाह भैया, अच्छा हुआ कि आज ये बात मैंने अपने कानों से सुन ली। आप दोनों के मन में सच में मेरी पत्नी के लिए कितना जहर है, ये मुझे आज पता चला। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। रिश्तों को इस कदर बिखरता देखकर पार्वती कहती है, राज भैया, ठंडे दिमाग से काम लीजिए। बरसों जिस घर को हमने प्यार के धागों से बांध कर रखा, गलतफहमी से रिश्तों को बिखरने मत दीजिए। पार्वती की आंखों से आंसू के झरने फूट पड़ते हैं और वो अचानक बेहोश हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करके बताता है, मुबारक हो, आपके घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। पार्वती मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर पार्वती की घमंडी देवरानी जल भुनकर वहां से पैर पटकते हुए अपने कमरे में आकर बोलती है, ये बरसों की बांझ अचानक गर्भवती कैसे हो गई? अगर इसने इस घर को वारिस दे दिया तो मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। वो ये कह ही रही थी कि तभी उसे उल्टी आती है और वो प्रेगनेंसी टेस्ट कराती है, जिसमें उसे सकारात्मक परिणाम मिलता है, जिसे देखकर वो कहती है, ये मिली ना कोई अच्छी खबर, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मेरा बच्चा तो इस दुनिया में जरूर आएगा, पर मैं जेठानी जी के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही पार घाट लगा दूंगी। वक्त तेजी से गुजरने लगता है और दोनों की गर्भावस्था के महीने भी बढ़ने लगते हैं। जहां पार्वती की घमंडी देवरानी पूरा दिन अपने कमरे में आराम फरमाती, तो वहीं उसकी जेठानी पार्वती पूरा दिन कामकाज किया करती। आज भी जैसे ही वो काम खत्म करके बैठी थी कि तभी उसकी घमंडी देवरानी चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, कब से गला फाड़ रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, जाओ जाकर मेरे लिए हलवा बनाओ। ठीक है मौली, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं बनाती हूँ। दिन भर की थकी मांदी पार्वती हलवा बनाकर अपनी देवरानी की ख्वाहिश को पूरा करती है। ऐसे ही वक्त बीतता चला जाता है। एक दिन पार्वती की घमंडी देवरानी साजिश करते हुए उससे कहती है, अब मजा आएगा। जैसे ही जेठानी जी सीढ़ियों से नीचे उतरेंगी, उनका पैर फिसल जाएगा। अब फिर उनके पेट में पलने वाले बच्चे का राम नाम सत्य।
घमंडी मौली ऐसा करके अपनी माँ को फोन पर यह बताते हुए बोलती है। माँ, मैंने जाल बिछा दिया है। अब जैसे ही वो सीढ़ियों पर कदम रखेगी तो फिर अलग ही नजारा होगा। शाबाश बिटिया, आज तो तेरे रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। मौली को यह खबर नहीं थी कि उसकी षड्यंत्र भरी बातें दरवाजे पर खड़ी पार्वती ने सुन ली हैं और वो रोते हुए कहती है, अपने अहंकार के कारण आज मेरी ही देवरानी मेरे अंदर पल रही मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। वक्त लगातार ऐसे ही गुजरता जाता है और घमंडी मौली अपनी जेठानी के पेट में पल रहे बच्चे को खत्म करने के लिए एक के बाद एक साजिश रचती रहती है। आज भी वो कहती है, अब इन छोटे मोटे पैतरे आजमाने से कुछ नहीं होने वाला। आज मैं कच्चे पपीते से बना जूस धोखे से जेठानी जी को पिला दूंगी, फिर उनका बच्चा खत्म हो जाएगा। उसे खबर न थी कि उसका पति राज सब कुछ सुन और देख लेता है और उसे थप्पड़ जड़ते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि आज तुम्हारे चेहरे का नकाब उतरते मैंने खुद देख लिया। धोखेबाज छली औरत, अब समझ आया कि मेरी भाभी माँ गलत नहीं थी, बल्कि तू ही हमारे बीच मंथरा की तरह फूट डलवा रही थी। प्रेग्नेंट तुम अकेले नहीं थी, भाभी भी थी, पर दिन भर वो तुम्हारी खातिर करने से पीछे नहीं हटती थी। और आज तुम्हें उन्हीं की खुशियां उजाड़ना चाहती हो। राज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज। अब मैं तुम्हें एक पल भी अपने घर में नहीं रहने दूंगा। जब से तुमने हमारे स्वर्ग जैसे घर में कदम रखा है, सब कुछ नरक हो गया है। निकल जाओ यहाँ से। राज, मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम मेरे पति हो और ये मेरा घर परिवार है। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? अगर अपना परिवार समझती हो तो ऐसा घिनौना खेल नहीं खेलती। दोनों में बढ़ रही बहसबाजी की आवाज कमरे से बाहर निकल जाती है और उसके भाई भाभी कमरे में आते हैं और पार्वती कहती है, भैया क्या हुआ? आप मौली को क्यों डांट रहे थे? भाभी, ये इस मंदिर जैसे घर में रहने के लायक नहीं है। आपको पता है, इसने आपके बच्चे को मारने की कई कोशिशें की हैं और भगवान का शुक्र है कि वो सभी नाकाम हो गई। भैया, मैं सब कुछ जानती हूँ, पर मैं मौली को अपनी देवरानी नहीं, छोटी बहन मानती हूँ। इसीलिए मैं उन सभी बातों को भुला चुकी हूँ। अब आप भी इसे माफ कर दीजिए। पार्वती के कहने पर उसका देवर राज उसको घर में रहने देता है और समय गुजरने के साथ दोनों को एक साथ प्रसव पीड़ा होती है। दोनों भाई उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर कहते हैं, मुबारक हो, आपकी पत्नी को प्यारा सा बेटा हुआ है। पर एक दुखद समाचार है, मौली का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है और अब वो फिर कभी मां नहीं बन सकेगी। ऐसा सुनकर सभी मौली के पास आते हैं, जहां राज बोलता है, देख लिया मौली, तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा है कि तुमने अपना बच्चा खो दिया। मौली, ये लो, मैं अपने मुन्ना को तुम्हारी झोली में डालती हूँ। पर दीदी, ये तो आपका बच्चा है, मैं इसे आपसे कैसे छीन सकती हूँ? क्योंकि मैं खुद इसे तुम्हें सौंप रही हूँ। आखिर रहेगा तो ये एक ही घर में। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी आपने इतना बड़ा बलिदान दिया। मैं आपके प्यार के काबिल नहीं, फिर भी आपने मुझे छोटी बहन समझा। आज से ये हम दोनों का अंश होगा। बहू की शादी इंसानी बंदर से। मेवाड़गढ़ के छोटे से गांव में एक इंसानी बंदर रहता था। गांव के सभी लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। लोगों का कहना था कि वह एक श्रापित बंदर है, जिसके चलते कोई उसके पास नहीं जाया करता था। एक दिन की बात है, हे भगवान, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर गांव वालों के पास गया तो वो मुझे भगा देंगे। अब मैं क्या करूं? बहुत जोरों से भूख लगी है। बंटू दिखने में आधा इंसान और आधा बंदर की तरह था। उसके अंदर आधे लक्षण बंदर के थे तो आधे लक्षण इंसानों के थे। वह खाने की तलाश में जंगल की तरफ भागने लगता है। वह देखते ही देखते एक के बाद एक पेड़ के ऊपर चढ़ता और फल फ्रूट ढूंढने लगता है। बंटू को एक पेड़ पर कई सारे सेब लटके हुए नजर आते हैं, जिसके बाद बंटू उस पेड़ पर चढ़कर सेब खाने लगता है। अरे क्या बात है, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट नजर आ रहे हैं। बंटू पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद पेट भर के वहाँ सेब खा लेता है, जिसके बाद वह उस पेड़ से नीचे उतरता है। उस पेड़ के पास में एक नदी थी, जहाँ एक स्त्री जिसका नाम स्वरागिनी था, वह स्नान कर रही थी। अरे ये लड़की कौन है जो यहाँ पर स्नान कर रही है? बंटू पेड़ के पीछे छुपकर उस लड़की को देखने लगा। बंटू को वह लड़की बहुत खूबसूरत नजर आने लगी। उसकी नजरों में उस लड़की का अक्ष समा गया था। कितनी खूबसूरत लड़की है, ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी।
बंटू उसे देख रहा होता है कि तभी अचानक से स्वरागिनी की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वह जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ, यहाँ पर एक बंदर जैसा दिखने वाला आदमी है, कोई मुझे बचाओ। रुको रुको, शांत हो जाओ, लोगों को यहाँ मत बुलाओ, नहीं तो वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, मुझे माफ करना। मैं सिर्फ अपना पेट भरने के लिए यहाँ पर फल ढूंढने आया था। मेरी नजर तुम पर पड़ी, लेकिन मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। स्वरागिनी के चिल्लाने पर बंटू उसके सामने आता है और उसे चुप कराने के लिए कहता है। बंटू के ऐसा कहने पर स्वरागिनी चुप हो जाती है और वह उससे पूछती है, ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ? तुम तो आधा इंसान और आधा बंदर दिखाई देते हो। देखो मेरे साथ ये सब कैसे हुआ, इसका मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ऐसा कहकर बंटू वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद स्वरागिनी स्नान करके अपने कपड़े पहन लेती है और वापस घर को लौट आती है। स्वरागिनी विधवा और वह अपनी सास के साथ रहा करती थी। घर पर आने के बाद वह अपनी सास हेमा को आधे इंसान जैसे दिखने वाले बंदर के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद हेमा अपनी बहू से कहती है, बहू, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत वापस घर लौट आई। देखो उस बंदे से दूर रहना, वह श्रापित बंदर है, कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। श्रापित? आखिर उसे ऐसा कौन सा श्राप लगा है माँ जी? इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। देखो मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, उससे दूर रहना। शाम को खाना खाने के बाद स्वरागिनी अपने कमरे में जाकर सोने लगती है, लेकिन सोने के बाद भी उसे आधे इंसान जैसे दिखने वाले बंदर के बारे में ख्याल आने लगता है। अगर वह आधा इंसान जैसा दिखने वाला बंदर लोगों को नुकसान पहुंचाता है तो उसने मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? स्वरागिनी ऐसा सोचते सोचते सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, स्वरागिनी के दिमाग से आधा इंसान जैसा दिखने वाले बंदर का ख्याल जाता ही नहीं है। वह बार बार उसके बारे में सोचने लगती है। तभी उसकी सास उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे बहू, घर में पानी खत्म हो गया है, जा तो जरा नदी से पानी भर के ले आ। स्वरागिनी नदी से पानी भरने के लिए चली जाती है। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचती है, वह आधी इंसान जैसे दिखने वाले बंदर को देख लेती है, जो कि नदी से पानी पी रहा होता है। अरे ये तो वही है, कहीं मुझे देखकर ये बंदर डर ना जाए और यहाँ से भाग ना जाए। स्वरागिनी उसे बहुत देर तक देखती रहती है। तभी बंदर की नजर स्वरागिनी पर पड़ जाती है और वह उसे देखकर कहता है, तुम मुझे यहाँ पर छुपकर क्यों देख रही हो? मेरे सामने क्यों नहीं आई? कहीं तुम मुझसे डर के भाग ना जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आई। स्वरागिनी बंदर से बातें करने लगती है, जिसके बाद हर रोज स्वरागिनी उससे बातें करने नदी किनारे आने लगती है। कुछ ही समय में स्वरागिनी को उस बंदर जैसे दिखने वाले आदमी से प्यार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बंदर भी स्वरागिनी से प्यार करने लगता है। लेकिन एक दिन फिर से स्वरागिनी उससे पूछती है, आखिर ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ है जो तुम्हें श्राप मिला है? ये कुछ समय पहले की बात है। मेरा नाम बंटू था। मैं इस जंगल में शिकार करने आया करता था। उस समय मैं नादान था और जानवरों के ऊपर बहुत अत्याचार किया करता था। मेरे अंदर जानवरों के लिए दया नहीं थी। एक दिन एक बंदरिया इस जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करके अपने प्रेमी बंदर के पास ले जा रही थी, क्योंकि उसका प्रेमी बंदर जख्मी हालत में था। लेकिन उस समय मुझे जानवरों का शिकार करना बहुत अच्छा लगता था। मैंने अपना तीर चलाया, जिसके कारण वो बंदरिया जख्मी हो गई। जब उस बंदरिया ने मुझे देखा तो उसने मुझे देखते ही श्राप दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे मेरे प्रेमी से जुदा कर दिया। अब वह भी इस दुनिया में नहीं बच पाएगा और मैं भी नहीं बच पाऊंगी। लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज के बाद तुम आधे इंसान और आधे बंदर के रूप में रहोगे। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी किसी भी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। अपना श्राप वापस ले लो, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। बंटू उसके सामने रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, जिसके बाद उस बंदरिया को उसके ऊपर थोड़ा सा तरस आ जाता है और वह उससे कहती है, इस श्राप का अब एक ही तोड़ है। जब तक कोई लड़की तुमसे सच्चा प्यार करके तुमसे शादी नहीं करेगी, तब तक तुम इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगे। उस दिन के बाद से मैं श्राप से मुक्त हो ही नहीं पाया। स्वरागिनी विधवा थी, लेकिन फिर भी वह बंटू से कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? ये सुनते ही बंटू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन एक विधवा होकर तुम मुझसे शादी करोगी, समाज में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। जब मेरे सर पर मेरे पति का हाथ होगा तो समाज का कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा।
स्वराग्नि और बंटू एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बंटू और स्वराग्नि दोनों एक मंदिर में जाते हैं, जहां वे दोनों भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उनकी शादी संपन्न होते ही चारों तरफ आंधी तूफान चलने लगते हैं और जोर जोर की हवाएं भी चलती हैं। बंटू बंदर के श्राप से मुक्त हो जाता है और वापस से एक इंसान के रूप में आ जाता है। अरे वाह, मैं तो सच में श्राप से मुक्त हो गया। मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बंटू स्वराग्नि को लेकर वापस गांव आ जाता है, जहां गांव के सभी लोग स्वराग्नि को बहुत सी जली कटी बातें सुनाते हैं। जिसके बाद बंटू उन सभी से कहता है, आप लोगों को मेरी पत्नी के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूँ। आज से ये विधवा नहीं है, मैं इसका साथी हूँ। बंटू गांव के हर एक व्यक्ति को कड़ा जवाब देता है, जिसके बाद कोई भी स्वराग्नि के ऊपर उंगली नहीं उठा पाता। उस दिन के बाद से बंटू और स्वराग्नि दोनों एक साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। देहाती बहू के घर आई दो बिलायती ननद। अरे लड्डू की अम्मा कहाँ हो? अरे लड्डू के पिताजी, मैं यहाँ हूँ। अरे लड्डू की अम्मा, तुम्हें पता है आज अमेरिका से मेरी 2 बहनें आ रही हैं। क्या कहा लड्डू के पिताजी? अमेरिका से आपकी बहनें आ रही हैं? हाँ बिदिया, मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी खातिरदारी में कोई कसर न छोड़ो। अरे लड्डू के पिताजी, आप चिंता काहे करते हैं? हम आपकी बहनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, ये तो मुझे पता है लड्डू की अम्मा, तुम बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। चलो मैं उन्हें एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ, जब तक तुम घर की साफ सफाई अच्छे से कर लो। ऐसा कहकर जीतराम एयरपोर्ट पर अपनी दोनों विलायती बहनों को लेने के लिए चला जाता है। जिसके बाद वह अपनी दोनों बहनों को एयरपोर्ट से आते हुए देख हैरान रह जाता है। अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया मैंने? मेरी बहनों ने ये कैसे कपड़े पहने हैं? जैसे ही जीतराम अपनी दोनों बहनों को देखता है, वह उनको उनके नाम से पुकार कर कहता है, अरे चमेली, चांदनी, तुम दोनों आ गई। और तुमने ये क्या पहना है? ऐसे कपड़े पहनकर गाँव जाओगी तुम? अरे अगर ऐसे जाओगी तो गाँव के सभी लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे। अरे भैया, चांदनी क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम साइना है, साइना। और भैया मेरा नाम चमेली नहीं, चेरी है, चेरी। अरे चांदनी, चमेली, तुम दोनों अपने जितने भी नाम बदल लो, मेरे लिए तो तुम चांदनी और चमेली ही रहोगी। अब चलो, तुम्हारी भाभी तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हैं। ऐसा कहकर जीतराम उन्हें घर ले आता है। रास्ते में जब गांव के सभी लोग चांदनी और चमेली को देखते हैं तो सभी उन्हें घूरने लगते हैं। अरे भैया, ये गांव के सभी लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे तो गांव में आकर ऐसा लग रहा है जैसे बावली गांव में ऊंट आ गया। ये सब तो तुम्हारे उन कपड़ों का कमाल है। अरे विदेश में मैंने तुम्हें अपनी संस्कृति को बदलने के लिए नहीं भेजा था। आहो भैया, ये तो आजकल का फैशन है, फैशन। क्या साइना, तुम भी किसको समझा रही हो? भैया तो आज भी गांव के गवार ही हैं। देख चमेली, फिर से मुझे अगर गवार कहा तो अच्छा नहीं होगा। ओहो भैया, कितनी बार समझाया है मैंने आपको, मेरा नाम चमेली नहीं चेरी है। अरे मेरे लिए तो तुम चांदनी और चमेली ही रहोगी, चाहे कितना भी मुझे समझा लो। चलो अब घर आ गया। जैसे ही वह अपने घर के आंगन में आकर खड़ी होती है, उनके पैर गोबर में धंस जाते हैं। छी 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 यार, कितना गंदा है ये, कितनी गंदी बदबू आ रही है। शिट यार, मेरी पूरी सैंडल ही गोबर में गंदी हो गई है। तभी बिंदिया उन दोनों को देखकर कहती है, इन्हें देखकर मालूम पड़त है इनकी विलायती बहनें आ गई। अरे लड्डू की अम्मा, वहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अपनी ननद का स्वागत नहीं करोगी? अरे लड्डू के पिताजी, स्वागत तो हुई गवा। इन्होंने आते ही पोते पोताए आंगन में अपने पैर छपाकर ही अपना स्वागत कर लिया है। मुझे इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे लग रहा है कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। अरे लड्डू की अम्मा, जाओ मेरी बहनों के पैर दबा दो। अगर विलायत से आई है तो इन्हें यहाँ की आदत नहीं है। हाँ लड्डू के पिताजी, अभी धुलवा देती हूँ। बिंदिया चमेली और चांदनी दोनों को ले जाती है और उनके पैर धुलवाती है। जिसके बाद वह दोनों को खाट पर बैठने के लिए कहती है, तुम दोनों यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी गौरी से दूध निकालना पड़ेगा। बिंदिया ऐसा कहकर सामने खड़ी उसकी गाय, जिसका नाम उसने गौरी रखा हुआ था,
वह उसके स्तन पकड़कर एक लोटे में दूध निकालने लगती है, जिसे देखकर चमेली का मन खराब हो जाता है और वह उसी समय उल्टी कर देती है। अरे चेरी, ये क्या हो गया है तुम्हें? अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे भी उल्टियां हो जाएंगी। हे भगवान, ये हमारी गवार भाभी कैसी है? बताओ, इस गाय के निकले हुए दूध की चाय हम कैसे पियेंगे? बिंदिया दूध ले जाकर चाय बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में बिंदिया अपने कमरे से साड़ी निकाल कर लाती है और अपनी दोनों ननद को देते हुए कहती है, लागत है तुम्हारे अमेरिका में कपड़े की बहुत कमी है, तभी तो तुमने आधे नंगे कपड़े पहने हुए हैं। मेरी मानो, इन साड़ियों को पहन लो, नहीं तो गांव वाले तुम्हारा मजाक उड़ाने लगेंगे। ओहो, तुम जैसे गवार औरत को आखिर कैसे पता होगा इतने फैंसी और लेटेस्ट मॉडल वाले कपड़े के बारे में? तुम्हें पता भी है ये कपड़े कितने महंगे हैं? तुम्हारी इस 2 कौड़ी की साड़ी से तो बहुत महंगे हैं। ओह प्लीज, तुम हमसे दूर रहो। तुम तो हमारी भाभी कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारी जैसी गवार और बिल्कुल गवार भाभी हमारी कैसे हो सकती है? बिंदिया यह सुनकर उदास हो जाती है, जिसके बाद वह चुपचाप जाकर चाय बनाने लगती है। बिंदिया अपनी दोनों ननद को चाय लाकर देती तो उसकी दोनों ननद चाय तक नहीं पीती। देखते ही देखते चांदनी और चमेली दोनों ही बिंदिया को बहुत ज्यादा नखरे दिखाने लगती हैं। ऊपर से वह छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में यहाँ से वहां घूमती रहती है। एक दिन बिंदिया की पड़ोसन राधिका उससे कहती है, अरे बिंदिया, तेरी इन बेलायती ननद को तो समझाती क्यों नहीं है? भला इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमेंगी तो हमारे गांव के जवानों का क्या होगा? अब क्या बताऊं राधिका बहन, इतना तो समझाती हूँ अपनी ननद को, लेकिन बेलायती है ना, हमारे बस में कहाँ आएंगी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद चांदनी और चमेली के शहर से कुछ दोस्त उनसे मिलने आते हैं। शुक्र है रोहन, तुम यहाँ आए तो सही। मुझे तो इस गांव में हर तरफ गंवार और देहाती लोगों के अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा था। राघव, काफी टाइम हो गया है, मैंने कोई पार्टी शार्टी नहीं की है। चलो क्यों ना आज एक पार्टी ही कर ले। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, काफी समय बाद हम लोग मिले हैं, एक पार्टी तो बनती है। तो आज की रात हम लोग घूमने के लिए बाहर चलेंगे, मैं अपनी कार ले आऊंगा। वह सभी पार्टी का इंतजाम करने लगते हैं, जिसके बाद रात के समय चांदनी और चमेली अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर चली जाती हैं। लेकिन पार्टी के बहाने रोहन और राघव दोनों ही चांदनी और चमेली का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अरे ये लो और पियो, देखो इतनी सारी शराब मैं तुम्हारे लिए ही तो लेकर आया हूँ। अगर और शराब पी तो अब मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। बस करो रोहन, अब मैं और नहीं पी सकती। देखो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, अब तुम दोनों हमें घर तक छोड़ आओगे। अरे अभी जल्दी ही क्या है, अभी तो माहौल गर्म हुआ है, अभी तो हमें थोड़ी थोड़ी शराब चढ़नी शुरू हुई है। ऐसा कहकर रोहन चमेली के करीब जाने लगता है, जिसके बाद चमेली उसे बार बार अपने आप से दूर करती है। वहीं राघव भी चांदनी के पास जाता है। देखो तुम हमारे दोस्त हो, हमसे दूर रहो। अरे अरे क्या हुआ, तुम परेशान क्यों होती हो? हम पर भरोसा रखो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर जीतराम और बिंदिया दोनों पहुँच जाते हैं और राघव और रोहन को ऐसा करते हुए देख आग से बबूला हो जाते हैं। जिसके बाद बिंदिया एक डंडा उठाती है और जीतराम और राघव उसके साथ ही रोहन को पकड़ लेता है। अरे ससुरा का नाती, तोहार इतनी हिम्मत की तो हमारी ननद के ऊपर बुरी नजर डालोगे? रुक, आज हम तुम्हें संस्कृति का एक एक पाठ पढ़ाएंगे। अरे लड्डू की अम्मा, जितना भी आज तक देसी घी तुमने खाया है, आज उस देसी घी को इन दोनों के ऊपर अच्छे से निकालना। बिंदिया डंडा उठाकर राघव और रोहन के ऊपर बजाना शुरू कर देती है। इतना पिटने के बाद रोहन और राघव दोनों जीतराम और बिंदिया से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद हम कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमें हमारा सबक मिल गया है, इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दो। जीतराम उन दोनों को छोड़ देता है, जिसके बाद वह अपनी दोनों विलायती बहनों से कहता है, अरे देखा तुम दोनों की आजादी के चलती आज तुम दोनों की इज्जत तुम्हारे हाथ से चली जाती। हमें सब समझ आ गया है, हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों ने अपनी संस्कृति को समझा ही नहीं। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो भैया भाभी। जीतराम और बिंदिया दोनों चांदनी और चमेली को वापस घर ले आते हैं, जिसके बाद से चांदनी और चमेली धीरे धीरे अपनी भाभी के साथ रहकर गांव की सभी संस्कृति और संस्कार सीखने लगती हैं। उसी समय से वह गांव के रंग में ढल जाती हैं और अपने भैया भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। स्वेटर बेचने वाली चुड़ैल माँ बेटी।
इस बार ठंड अक्टूबर में ही आ गई थी। तभी से ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और नवंबर खत्म होते ही सहारनपुर गांव में ओलावृष्टि की बारिश होने लग गई। वहीं सुप्रिया नाम की औरत अपनी बेटी 10 वर्षीय दिव्या और पति मुकेश के साथ रहती थी। उसका पति बेहद ही कामचोर, आलसी और नशेड़ी था। हर सुबह सुप्रिया उसे सुना सुना कर और उसकी आंख खोलने से पहले एक ही आवाज पर उसका नाश्ता सामने रख देती थी, सिर्फ इसलिए ताकि वह अच्छे से जाकर काम करे। लेकिन वह जो पैसे लाता उसे घर आते आते अपनी नशे की चीजों में उड़ा दिया करता था। ऐसे ही एक दिन मुकेश को उठाते हुए सुप्रिया कहती है, ये लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, आपका सर का दर्द खत्म हो जाएगा। कल रात के नशे की वजह से आप झूम रहे हैं, लेकिन काम पर आपको जाना ही होगा। अरे क्या है तेरे को, सुबह सुबह मेरे कान पर डफली बजाने लग गई है। क्या काम पर जाऊं? सिर झूमते हुए मैं जाऊं क्या? नहीं जाना मुझे काम पर। जब देखो रोज सुबह मेरे सिर पर नाचने लगती है, काम पर जाओ, काम पर जाओ। आप काम पर नहीं जाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? सर्दी आ गई है, मेरी बेटी एक हफ्ते से बिना स्वेटर के स्कूल सुबह सुबह जाती है और सुबह इतना कोहरा होता है। मुझे उसे स्वेटर देना है तो पैसे भी दे दीजिए। मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। ऐसे कैसे कह सकते हैं? दिव्या को बुखार हो गया तो कल रात को आपको इतने पैसे नशे में उड़ाने की क्या जरूरत थी? ऊपर से दोस्तों को बांट दिया। देख, तेरा सुबह सुबह लेक्चर चालू हो गया, ज्यादा मत बन। यह सुनकर सुप्रिया चली जाती है और दिव्या को स्कूल भेजकर घर का काम करने लगती है। फिर स्कूल से आकर दिव्या कहती है, माँ, आज भी आपने मुझे बिना स्वेटर के भेज दिया। स्कूल वाली मैडम ने मुझे ठंड में बाहर खड़े होने की सजा दी क्योंकि पूरे स्कूल में सिर्फ मेरे पास ही स्वेटर नहीं था। आप मुझे कब दिलाओगी? मुझे स्वेटर चाहिए माँ। ठीक है, रुक जा, मैं तेरे पापा से आज पैसे लेकर रात में स्वेटर लेने जाऊंगी, ठीक है? शाम को मुकेश फिर से एक हाथ में शराब लिए और दूसरी बाजू में एक लड़की होती है जिसे वह घर में ले आता है। यह देखकर सुप्रिया और दिव्या हैरान हो जाते हैं। तभी सुप्रिया बोलती है, अरे, इसे आप कैसे ले आए हैं? और फिर से आपने शराब पी? पैसे कहाँ हैं आपके बाकी के? स्वीट हार्ट, इन पर जो भी पैसा थे वो इन्होंने मेरा डांस करते करते मुझ पर लुटा दिया है और बाकी शराब में। संभालो अपने पति को, बाय। हाय दैया, फिर से मेरी लड़की के स्वेटर के पैसे खर्च कर दिए। आखिर चाहते क्या हो तुम? मैं आया नहीं हूँ और तेरा फिर से स्वेटर का रोना धोना शुरू हो गया। सुबह उठो तो स्वेटर स्वेटर स्वेटर, शाम को जाऊं तो स्वेटर स्वेटर स्वेटर। आग लगाने का मन कर रहा है स्वेटर में। माँ, ये पापा कैसे बातें कर रहे हैं? चुप हो जा बेटा, डर मत। तेरे पापा ने हद ही कर दी है, कुछ समझते ही नहीं है। सारी परेशानी की जड़ ये शराब है। आज इनकी बोतल को तोड़ कर ही रहूंगी मैं। ये कहकर सुप्रिया बोतल उसके हाथ में से छीनने लगती है और मुकेश कहता है, अरे रे रे, ये क्या कर रही है? मेरी बोतल को छोड़, मैं नहीं दूंगा तुझे। पता भी है कितनी महंगी है। मैंने कहा छोड़िए, शराब नहीं कलेश कर रखी है हमारे घर में। मैंने कहा ना, मेरी बोतल को छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ूंगी इस बोतल को। यह कहकर सुप्रिया उसकी बोतल को तोड़ देती है और गुस्से में मुकेश अपनी बेटी और पत्नी को घर से बाहर निकाल कर कहता है, तूने मेरी जान, मेरी जिगर, मेरी शराब की बोतल को तोड़ डाला। कैसे रहूंगा उसके बिना मैं? तुम दोनों की ये सजा है कि पूरी रात भर इस ठंड में कामती रहोगी, तभी अकल ठिकाने आएगी। ऐसा कहकर मुकेश घर के दरवाजे बंद कर लेता है, फिर लुढ़क जाता है। वहीं माँ बेटी दोनों बाहर ठंड में बहुत कांप रही थी, जिससे उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो, मेरे हाथ पैर जमते जा रहे हैं। तेरे पापा बड़े ही बेकार निकले। मैं तो बर्बाद हो गई ऐसे इंसान से शादी करके जिसे अपने बच्चे और पत्नी की फिक्र ही नहीं है। बेटा, ठंड मुझे भी लग रही है, लेकिन कहाँ जाऊं इस समय? दोनों माँ बेटी ठंड से बहुत ठिठुरती हैं। फिर ओले और बारिश के एक साथ होने से दोनों ठंड को सहन नहीं कर पाती और रात में ही अपना दम तोड़ देती हैं। जिसके पश्चात वह माँ बेटी चुड़ैल बनकर कहती हैं, बेटा, हम ठंड में मर गए, लेकिन हमारे लिए स्वेटर नहीं आया। ना तेरे पिता ने तुझे स्कूल का स्वेटर दिया। हमारे जैसे और भी लोग होंगे जो इस समय फुटपाथ पर होंगे। हाँ माँ, वो हमारी तरह ठंड में ठिठुर रहे होंगे। हमें उनकी जान बचानी होगी, उनके लिए स्वेटर बनाना चाहिए। हाँ बेटा। ऐसे ही अगले दिन दोनों चुड़ैल माँ बेटी अपने जादू से बहुत से स्वेटर ले आती हैं और रूप बदल कर वह कुछ कपड़े गरीबों को देती हैं। कुछ फुटपाथ पर बैठे हुए तो कुछ छोटे छोटे ठेले लगाने वाले बच्चों और औरतें, बूढ़ों को भी वो स्वेटर देती हैं। फिर कहती हैं, बेटा, ये स्वेटर तो अभी भी बचे हैं, क्यों ना हम इसे बाजार में जाकर बेचें? हाँ माँ,
हमें यही करना चाहिए। तभी दोनों इंसानी रूप में वहाँ ढेर सारे स्वेटर बेचने लगती हैं, वो भी सस्ते दामों पर। आइए आइए स्वेटर लीजिए, गर्म ऊन से बने हुए स्वेटर लीजिए, यहाँ स्कूल के स्वेटर भी मिलते हैं। आइए आइए सस्ते स्वेटर लीजिए, बच्चों के, बूढ़ों के, बड़ों के। सुनिए, जरा मुझे ये बच्चे का स्वेटर दिखाना, 5 साल के बच्चे के आ जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल परफेक्ट आएगा, लीजिए। आपने सही कहा, और आपके साथ और भी बहुत सस्ते हैं। एक मेरे लिए कार्डिगन का स्वेटर निकाल दीजिए। आंटी ये लो, ये नया है स्वेटर मार्केट में, अभी अभी आए हैं कार्डिगन में। हाय रब्बा, ये तो बहुत सोना स्वेटर है, मुझे पैक कर दीजिए दोनों स्वेटर। ये लीजिए पैसे। आंटी जी मुझे स्कूल का स्वेटर दिखा दीजिए, संतरे रंग वाला, मॉडर्न पब्लिक स्कूल का। ये देखो, यही वाला स्वेटर है ना बेटा तुम्हारे स्कूल का? जो खुशी मेरे बच्चे को नहीं मिली, कम से कम वह दूसरे के बच्चों को तो मिले। ये मेरे बिल्कुल सही आ रहा है, कितने का है? तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है, ले जाओ। शुक्रिया आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। अरे आंटी, लड़कों का स्वेटर मिलेगा क्या, ये जैकेट वाला? हाँ हाँ बेटा। दिव्या बेटा, जैकेट वाली स्वेटर लेकर आओ। ये लो माँ। अरे आंटी, ये स्वेटर तो बहुत अच्छा है, जैकेट वाला ऐसा एक और साइज का दे दीजिए, मुझे मेरे भाई के लिए चाहिए। ये लो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हें चाहिए। कितने पैसे हुए आंटी? 500 की 2 जैकेट हैं बेटा। ये लीजिए। इस तरह सभी लोग चुड़ैल माँ बेटे की स्वेटर खरीदने आते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो चुड़ैल है। तो सुप्रिया कहती है, अरे वाह बेटा, आज के दिन ये हमारी बहुत सारी कमाई हो गई। कितने सारे लोगों को स्वेटर चाहिए था। हाँ माँ, सब हमारी तरह बदकिस्मत और गरीब थोड़ी होते हैं। लोगों पर पैसा है तो अपनी जान बचाने के लिए स्वेटर तो खरीदेंगे ही। हाँ बेटा, सब आदमी तेरे पापा जैसे थोड़ी ही होते हैं। बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं, चल गरीब लोगों को दान करके आते हैं। तभी दोनों चुड़ैल माँ बेटी उन पैसों से होटल से खाना लेकर गरीब भिखारी बेसहारा गली के साइड बैठे हुए, मंदिर के बाहर बैठे हुए, साथ ही उन्हें एक एक 500 का नोट भी देते हैं। तभी एक बुढ़िया हाथ फैलाकर कहती है, अरे बेटा, मुझे 2 डब्बे दे दे खाने के, मुझे बहुत भूख लगी है। 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया, बस कूड़े में से बचा कुचा खाना और टोटी का पानी पी कर जिंदा हूँ। अरे अरे माँ जी, आप परेशान मत होइए, आप बहुत सारा खाना खा लीजिए, जितना आपको चाहिए उतना खाइए। दिव्या बेटा, जरा स्वेटर लेकर आना। ये लो माँ। तभी उस बुढ़िया को स्वेटर देकर वो आगे बढ़ती है और जैसे ही खाना देती है तो वह भिखारी बुढ़ा सुप्रिया का हाथ पकड़कर आंखें बंद कर लेता है और कहता है, तुम दोनों माँ बेटी मर चुकी हो ना, तो चुड़ैल बनकर हमारी मदद क्यों कर रही हो, बोलो। क्या कह रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए, आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं पंडित हूँ, मुझे सब पता चल जाता है, बताओ सब। ये सुनकर सुप्रिया भिखारी पंडित को अपनी बेटी और अपने पर गुजरी हुई सारी बात बता देती है, जिसके बाद वो कहता है, बेटी तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो दोनों। शुक्रिया पंडित जी, आज्ञा दीजिए। इस तरह चुड़ैल माँ बेटी स्वेटर बेचती भी थीं और गरीब लोगों की मदद भी करती थी। वहीं दूसरी ओर शराब पीकर मुकेश भी मर जाता है और माँ बेटी को भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सास बहू का ढाबा। गंगानगर के छोटे से गांव में एक गरीब नैना नाम की लड़की अपनी सास सुमित्रा और अपने ससुर उमेश के साथ रहा करती थी। नैना का पति विदेश में रहा करता था और एक दिन उसने नैना को धोखा देकर विदेश की गोरी से शादी कर ली, जिसके बाद उसने नैना को छोड़ दिया। लेकिन नैना ने अपने पति राहुल के माता पिता को नहीं छोड़ा और उनके साथ रहने लगी। एक दिन नैना अपनी सास सुमित्रा और अपने ससुर उमेश से कहती है, माँ जी, मेरा इस दुनिया में आप दोनों के अलावा और कोई नहीं है। आप दोनों ने मुझे बहुत प्यार दिया और हर परिस्थिति में मेरा साथ भी दिया। राहुल जी तो विदेश में रह रहे हैं, मैं जानती हूँ अब वो वापस नहीं आएंगे, इसीलिए मैं आप दोनों का साथ नहीं छोड़ सकती। बहू, ये तो तेरा बड़प्पन है, नहीं तो आजकल कोई किसी के बारे में इतना नहीं सोचता। बहू, मैंने तो शुरू से ही तुम्हें एक बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह समझा है, और अगर तुम हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहना चाहती हो तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। नैना सुमित्रा और उमेश के साथ खुशी खुशी रहने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति खराब होने लगती है क्योंकि उनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं होता, जिसकी वजह से उनके घर का राशन भी खत्म हो जाता है। तभी एक दिन नैना सुमित्रा से कहती है, माँ जी, मैंने हर जगह काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला।
मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है और इस तरह आप लोगों को भूखा देखकर मुझे शांति नहीं मिल रही। तुम चिंता क्यों करती हो बहू? सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। ये कहकर सुमित्रा घर से बाहर गांव में टहलने के लिए निकल जाती है। गांव में टहलते टहलते उसे एक जगह भंडारा बंटते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर सुमित्रा वहीं रुक जाती है और भंडारा लेने लगती है। आज घर में कुछ भी नहीं है, भंडारा खाकर ही हम लोग अपना गुजारा कर लेंगे। सुमित्रा वहीं भंडारा खाकर अपनी बहू नैना और अपने पति उमेश के लिए थोड़ा सा भंडारा पैक करवा कर ले आती है। जैसे ही नैना सुमित्रा का लाया हुआ भंडारा खाती है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे माँ जी, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? क्यों ना हम मिलकर एक ढाबा खोलें, जिसके जरिए हम अपने घर को चलाने लायक कमा लिया करेंगे। अरे बहू, तूने सोचा तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक ढाबा खोलने के लिए हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? अरे माँ जी, हमारे गांव में मुखिया जी है ना, वो गांव में सभी लोगों को उधार पैसा दे देते हैं। हम भी उनसे कुछ पैसे उधार ले लेंगे और जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम उन्हें पैसा वापस कर देंगे। अच्छा बहू, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुखिया के बारे में मैंने कुछ ज्यादा नहीं सुना है, कहीं हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए। आप चिंता क्यों करती हो माँ जी? जैसे ही पैसा आएगा तो हम सबसे पहले मुखिया को पैसा दे देंगे। अगले ही दिन दोनों सास बहू मुखिया के घर जाती हैं और उसे ढाबा खोलने के बारे में सब कुछ बताती हैं, जिसे सुनकर मुखिया कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा कि तुम मुझे समय पर पैसा लौटा दोगी। सुमित्रा और नैना दोनों ही अनपढ़ थीं। वो दोनों ही एग्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं जानती थीं। बिना सोचे समझे ही उन्होंने अपने अंगूठे एग्रीमेंट के ऊपर लगा दिए, जिसके बाद मुखिया ने उन्हें पैसा भी दे दिया। देखते ही देखते सुमित्रा और नैना ने अपना एक खुद का ढाबा खोल लिया। ढाबा खोलने के बाद उनका ढाबा अच्छा खासा चलने लगा, जिससे उन दोनों की अच्छी खासी कमाई होने लगी। एक दिन ढाबे पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, जिसे उमेश दूर खड़ा देखता रहता है। तभी उमेश सुमित्रा और नैना के पास आता है और उनसे कहता है, तुम दोनों बहुत मेहनत कर रही हो, तुम्हारी मेहनत सफल हो रही है। लाओ, मैं भी तुम्हारी मदद करवा देता हूँ। काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम दोनों जल्दी जल्दी ऑर्डर तैयार करती रहो और मैं उन्हें लोगों तक पहुँचा देता हूँ। उमेश एक एक करके सभी को उनके ऑर्डर देने लगता है, जिसके बाद सभी लोग नैना और सुमित्रा के ढाबे की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, मैंने खाना तो बहुत जगह खाया, लेकिन इस ढाबे का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हें क्या लगता है कार्तिक? तुम बिल्कुल सही कहती हो, अब से हम यहाँ हमेशा आते रहेंगे। काजल और कार्तिक पेमेंट के साथ नैना और सुमित्रा को शुक्रिया कहने लगते हैं। आप लोगों का ढाबा बहुत ही अच्छा है और यहाँ का खाना तो और भी लाजवाब। अगली बार हम दोनों दोबारा आएंगे। क्या आप घर पर भी डिलीवरी करते हो? घर पर डिलीवरी के बारे में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन ये लो, ये मेरा नंबर है। कभी कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, हो सकेगा तो मैं आपको घर पर डिलीवर करवा दूंगी। नैना अपना नंबर काजल और कार्तिक को दे देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। देखते ही देखते नैना और सुमित्रा होम डिलीवरी भी शुरू कर देते हैं और ढाबे की कमाई इकट्ठी करने के बाद वो दोनों मिलकर मुखिया के पास जाती हैं और उसे पैसे देते हुए कहती हैं, ये लीजिए मुखिया जी, आपने जो हमें पैसा दिया था, हम आज उसे वापस लौटा रहे हैं। मुखिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से आज हमने मिलकर एक बहुत अच्छा ढाबा खोला है। कभी आना, हम आपको अपने ढाबे का खाना खिलाएंगे। पहले तो मुखिया पैसे ले लेता है और उसके बाद कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारा ढाबा? अरे कौन सी दुनिया में जी रही हो? भूल गई तुमने मेरा एक एग्रीमेंट साइन किया था। हाँ मुखिया जी, हमने पैसों का एक एग्रीमेंट साइन किया था। आज हमने आपका पैसा लौटा दिया है, वो भी ब्याज के सहित। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। अरे तुम तो बहुत भोली हो, ये नहीं जानना चाहोगी कि उस एग्रीमेंट में क्या लिखा है? क्या कहना चाहते हो आप? यही कि उस एग्रीमेंट में ये लिखा है कि मैं एक ढाबा खोल रहा हूँ और उस ढाबे में तुम दोनों काम कर रहे हो। वो ढाबा तुम्हारा नहीं, मेरा है। ये सुनकर नैना और सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद सुमित्रा मुखिया से कहती है, अरे मुखिया जी, ये तो सरासर धोखा है। हमने आपके पैसे लौटा दिए, अब आप हमें माफ कीजिए और हमें जाने दीजिए। वो ढाबा हमारा है और हमारा ही रहेगा। अरे ऐसे कैसे कानून है? ये ढाबा मेरा है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। जाओ, चले जाओ यहाँ से।
ऐसा कहकर वो नैना और सुमित्रा को वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही नैना और सुमित्रा ढाबा खोलकर ढाबा चलाने लगती हैं, मुखिया वहाँ पहुँच जाता है। तुम दोनों को मेरी बात समझ नहीं आती? ये ढाबा तुम्हारा नहीं है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे पैसा लेकर। अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जो हमारी मेहनत का पैसा हमने तुम्हें दिया था वो हमें वापस लौटा दो और ढाबा तुम रख लो। ओहो, तो तुम तो मुझसे भी ज्यादा तेज बन रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही पैसे दे दूंगा? अरे बेईमानी तो मेरी रगों में दौड़ती है। तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगा, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। मुखिया इतना कहता ही है, तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिसके बाद पुलिस मुखिया के दोनों हाथों में हथकड़ी लगाकर कहती है, चल बेटा पुलिस थाने। जो बेईमानी तेरी रगों में दौड़ती है, हम पुलिस वाले ऐसी बेईमानी पुलिस थाने में बहुत ही आसानी से निकालते हैं। ऐसा कहकर पुलिस मुखिया को गिरफ्तार कर लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि नैना ने मुखिया को देखते ही पुलिस को कॉल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ये सब सुनकर तुरंत उनके पास पहुंच जाती है और मुखिया को गिरफ्तार कर लेती है।